वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर्के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, सभी एएनएम और स्टाफ नर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द टर्म ओमा मीन्स, ओमा पद का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ओमा पद का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, शिष्ट अर्थात पुटिका होता है। ओमा पद का जो अर्थ होता है वो पुटिका होता है। एग्जाम्पल देख लें इसका। ओमा, ओमा पद का अर्थ पुटिका है। चिकित्सा के क्षेत्र में ओमा का प्रत्यय है जिसका अर्थ सूजन वाला भाग, जिसका अर्थ होता है सूजन वाला भाग या फिर ट्यूमर। कई दवाओं के अंत में ओमा शब्द का यह शब्द लगा होता है। कई दवाओं के अंत में ओमा शब्द लगा होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, एडेनोमा, एथनोमा, एडेनोमा, एथनोमा, कार्सिनोमा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि एडेनोमा, एथनोमा और कार्सिनोमा। ठीक है, और ये क्या होता है? सूजन वाला भाग होता है या फिर ट्यूमर होता है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा राइट आंसर। इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, गर्भ निरोध का एक स्थायी तरीका क्या है? गर्भ निरोध का एक स्थायी तरीका क्या है? राइट आंसर गेस करें, क्या होगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दें। देखिए स्थायी तरीके की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? वैसेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी, ये पुरुष नसबंदी होती है। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी होती है, स्त्री की जो नसबंदी होती है उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? गर्भ निरोधन का स्थायी तरीका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसेक्टोमी होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में पुरुष नसबंदी दिया भी गया है। तो आईएएस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुरुष नसबंदी गर्भ निरोध का एक स्थायी तरीका है। जो पुरुष नसबंदी वो गर्भ निरोध का एक स्थायी तरीका है। पुरुष बंध्याकरण या फिर पुरुष नसबंदी या फिर वैसेक्टोमी पुरुषों के लिए शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया है। पुरुष इस क्रिया के बाद भी वीर्य को छोड़ना जारी रखता है तथा इससे उसकी संभोग क्रिया में किसी भी प्रकार का या फिर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। पुरुषों को उसकी मर्दानगी और संभोग कार्य निष्पादन के विषय में चिंता मुक्त होने के लिए पर्याप्त व सचेत परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका, गेस करें। In India, it is recently found that incident of malaria is increasing due to, भारत में यह हाल ही में पाया गया है कि मलेरिया के कारण या मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका। देखिए पॉवर्टी इन विलेजेस, गाँव में होने वाली गरीबी है इसका कारण, या फिर ऑप्शन बी है पुअर सैनिटेशन कंडीशंस, अच्छी स्वच्छता की स्थितियाँ, या फिर मॉस्क्वाइटोज बिकमिंग डीडीटी रेसिस्टेंट, मच्छरों के डीडीटी प्रतिरोधी बनने, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। तो देखिए इनमें से सबसे सटीक जो आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, मॉस्क्यूटीज, जो आपका मॉस्क्यूटो है मच्छर, बिकमिंग डीडीटी रेसिस्टेंस, मच्छरों के डीडीटी प्रतिरोधी बनने के कारण मलेरिया के जो मामले हैं इस वजह से बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है। जो कैसा रोग है? वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। जो मलेरिया है ये सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या है। यह प्लाज्मोडियम गढ़ के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। प्लाज्मोडियम गढ़ के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। भारत में यह हाल ही में पाया गया कि मच्छरों के डीडीटी के प्रति प्रतिरोध या प्रतिरोधक बनने के कारण मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका। Which is the safest method of sterilizing milk? राइट आंसर बताएं, क्या होगा। Which is the
सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग मिल्क, दूध की या दूध को कीटाणु रहित करने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? दूध को कीटाणु रहित बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, पौष्टिरीकरण, पौष्टिरीकृत करना। गलती से बॉइलिंग मत करके आना, ठीक है? जो आप समझ जाएं कि पौष्टिरीकरण और बॉइलिंग एक ही बात है, ठीक है? राइट आंसर होगा आपका पौष्टिरीकरण करना, पौष्टिरीकृत करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। अब एग्जाम्पल देख लें यहाँ पे, दूध को कीटाणु रहित करने का सबसे सुरक्षित तरीका पौष्टिरीकृत करना है। पहले तो आप समझ लें कि पौष्टिरीकृत किसे कहते हैं, ठीक है? तो जो दूध होता है उसे 62 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, 62 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और फिर उसे पैक करते हैं। अगर जैसे पैक करना हो तो पैक करो, ना पैक करना तो ना पैक करो, बात एक वो तो अलग है पैक करने वाली, लेकिन दूध को 62 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करते हैं, ठीक है? और उसके बाद जब अगर 62 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं दूध को, तो इसमें जितने कीटाणु होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? जिससे दूध खट्टा नहीं होता है। इसी को पौष्टिरीकृत कहते हैं। 62 डिग्री सेल्सियस तक जब इसे गर्म करते हैं तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, इससे जीवाणु होते हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को पौष्टिरीकृत कहते हैं। बॉइलिंग करने की बात तो अलग है कि थोड़ा सा खौला देने के बाद लोग बॉइलिंग करके दूध को निकाल लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो क्या है कि पौष्टिरीकृत दूध कच्चे दूध की तुलना में ज़्यादा लाभदायक होता है। जो पौष्टिरीकृत दूध है कच्चे दूध की तुलना में ज़्यादा लाभदायक होता है। नए शोध में ये बात सामने आई है कि पौष्टिरीकृत दूध की तुलना में कच्चा दूध पीने से खाद्य जनित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? इस वजह से दूध को 62 डिग्री सेल्सियस तक जरूर पौष्टिरीकृत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताएं क्या होगा? नेम द गैस दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है? राइट आंसर बताएं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत बड़ी समस्या है। जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। तो राइट आंसर किस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं? तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। मनुष्य की पर्यावरण विरोधी गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों, जैसे ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश तो कर जाती हैं, ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन फिर वो वापस नहीं जा पाती स्पेस में, और यहाँ का तापमान बढ़ने का कारण बनती हैं कि लगातार मात्रा में बढ़ोतरी होती रहती है। जो टेम्परेचर होता है वो लगातार बढ़ता रहता है। इन गैसों की वजह से जो टेम्परेचर वो लगातार बढ़ता रहता है, जिससे इन गैसों का आवरण मोटा हो जाता है। इन गैसों का आवरण क्या होता है? मोटा हो जाता है। यही आवरण है जो सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा? मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज, राइट आंसर किस करें क्या होगा? मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर किस करें? तो क्या होगा यहाँ पे? फॉसिल्स फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है जीवाश्म ईंधन। एग्जाम्पल देख लें इसका। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन है। या रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ या फिर जैविक पदार्थ के वातावरण में मानव की भूमिका है, जो मानव को या फिर जीव जंतुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मानव को, जीव जंतुओं को और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। मोटरसाइकिल, बाइक अर्थात औद्योगिक प्रक्रिया, कचरे को जलाना आदि के द्वारा निकलने वाला धुआं और प्रदूषित गैसें वायु प्रदूषण में अपना योगदान देती हैं। कुछ प्राकृतिक गैसें आदि वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर किस करें क्या होगा इसका? चेविंग टोबैको मेकाज, तंबाकू चबाने का कारण बन सकता है।
राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। देखिए हर जगह लिख के आता है, जो तंबाकू की जो मसाले वगैरह की जो पाउच आती हैं उसमें हर एक पाउच में लिखा होता है, ठीक है, टोबैको काजेज टू कैंसर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओरल कैंसर हो जाता है, ठीक है, मुंह का कैंसर होता है, हर जगह लिखा होता है। जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं तंबाकू से बने हुए सभी में लिखा होता है टोबैको कॉजेज कैंसर, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और उसमें देखा होगा मुंह भी बना होता है, ठीक है, ओरल कैंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए राइट होगा। तो एग्जाम्पल देख लें इसका। सिगरेट हो गया, सिगार, हुक्का आदि का प्रयोग करने वाले लोगों को क्या कौन सा कैंसर होता है, सामान्य की अपेक्षा कैंसर होने का खतरा 6% अधिक होता है। क्या होता है, सिगरेट, सिगार, हुक्का आदि का प्रयोग करने वाले लोगों को सामान्य की अपेक्षा कैंसर होने का खतरा कितना, 6% अधिक होता है। मुंह का कैंसर होने का खतरा तंबाकू सूंघने, खाने या चबाने वाले लोगों को उनकी तुलना में 6% अधिक होता है। समझ में आ रहा है। मुंह का जो कैंसर होता है होने का खतरा तंबाकू सूंघने, खाने या चबाने वाले लोगों को उनकी तुलना में 6% ज़्यादा होता है। जो तंबाकू नहीं खाते हैं, केवल तंबाकू सूंघते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा हो जाता है, 6% अधिक खतरा होता है। जो तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये उनके लिए क्या आ गया है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू को सूंघे भी ना। शराब पीने वालों को मुंह का कैंसर होने का खतरा बाकी लोगों से 50% ज़्यादा होता है। तंबाकू से भी खतरनाक है आपकी अल्कोहल, इससे 50% अधिक खतरा होता है मुंह का कैंसर होने का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। पानी के खारेपन को मिलाकर दूर किया जा सकता है। पानी के खारेपन को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है, जल्दी से आंसर दें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। पानी के खारेपन को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पानी के खारेपन को सोडा मिलाकर दूर किया जाता है। कौन सा सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा मिलाकर दूर किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। अब एग्जाम्पल देख लें आप। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है, Na2CO3 को। इसे दामन सोडा या फिर धोने का सोडा भी कहा जाता है, जिसे वॉशिंग सोडा या फिर सोडा एस या फिर सोडा क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। देखिए इसे कई नामों से जाना जाता है, वॉशिंग सोडा, सोडा एस या फिर सोडा क्रिस्टल्स भी कहते हैं इसे। यह एक सामान्य लवण है जिसका जली घोल क्षारी होता है। कैसा होता है, जली घोल क्षारी होता है, जिसका उपयोग पानी के खारेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। क्योंकि इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे दामन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर दें। इज अ डिसीज दैट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्टेड मिल्क। राइट आंसर किस करें, क्या होगा, संक्रमित दूध के कारण कौन सा रोग हो जाता है। जल्दी से आंसर दें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। संक्रमित दूध के कारण कौन सा रोग हो जाता है, गेस करें आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। एंथ्रेक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। संक्रमित दूध के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको एंथ्रेक्स रोग हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्टेड मिल्क पीने से। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें। एंथ्रेक्स रोग एक गंभीर बीमारी है। एंथ्रेक्स रोग है जो, यह एक गंभीर बीमारी है जो बैसिलस एंथ्रासिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, एंथ्रासिस। सॉरी यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हुई है। बैसिलस एंथ्रासिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जो एंथ्रेक्स रोग के कारण न्यूमोनिया, रक्त संक्रमण, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। संक्रमित दूध के कारण एंथ्रेक्स रोग हो जाता है, ठीक है। इसे एक बार और देख लें कि एंथ्रेक्स रोग एक गंभीर बीमारी है जो कि बैसिलस एंथ्रासिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स रोग के कारण न्यूमोनिया हो जाती है, आपका रक्त संक्रमण, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। संक्रमित दूध के कारण एंथ्रेक्स रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका।
देखिए आप ये क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, दोबारा फिर कोई क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा घुमा दिया गया है। द ओजोन लेयर ब्लॉक्स, ठीक है, फ्रॉम द सन। ओजोन स्तर सूर्य से किसको रोकती है? जल्दी से बताएं क्या होगा। अभी आपने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था, ठीक है, सॉरी वहाँ पे आप ग्लोबल वार्मिंग अभी आपने पढ़ा था, अब यहाँ पे आप ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ओजोन स्तर सूर्य से किसको रोकती है? तो क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती हैं उन्हें रोकने का काम करती है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन को किसे इंडिकेट करते हैं? तो इसे O3 से इंडिकेट करते हैं ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर को O3 से इंडिकेट करते हैं। तो अब तो पता हो गया होगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन बी राइट होगा। ऐसे यूवी किरणें, यूवी रेडिएशन जिसे अल्ट्रा वायलेट किरणें कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अब आप एग्जाम्पल देख लें। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। जो ओजोन परत है वो पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसे 103 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। यह परत सूर्य से या सूर्य के उच्च आवृत्ति के जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों की, यानी जो पराबैंगनी जो उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की जो 93 से 99% जो मात्रा होती है उसे अवशोषित कर लेती हैं। ये क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। यह जो परत है O3 जो आपकी ओजोन लेयर है, या सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, उसमें क्या करती है कि 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं। क्या है? पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं। यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। क्या होता है कि जो यूवी किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, तो ये आपकी जो O3 है, ओजोन लेयर है, ये उन किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, पृथ्वी तक आने ही नहीं देती है। ये क्या करती है कि 93 से 99 अर्थात 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है। ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक किरणें हैं। और यह जो मुख्यतः ये कौन सी परत में है? तो ये स्ट्रेटोस्फियर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। और ओजोन स्तर सूर्य के विकिरण को रोकने का काम करती है। जो O3 लेयर है आपकी, ये सूर्य की जो खतरनाक किरणें आती हैं, विकिरण होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रोकने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताएं क्या होगा। जल्दी से आंसर गेस करें। is a means of standardizing the method of evaluating and recording the condition of the baby in numerical terms at 1 minute after birth and if necessary after 5 minutes। जन्म के 1 मिनट बाद में और अगर आवश्यक है तो 5 मिनट के बाद बच्चे के स्वास्थ्य का संख्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग करने की पद्धति का मानकीकरण करने का एक साधन कौन सा है? तो आप राइट आंसर गेस करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है इस वजह से घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। राइट आंसर इसका गेस करें क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, अपकार स्कोर। अपकार स्कोर, देखिए आपका अपकार स्कोर ये वेरी सिंपल होता है, ठीक है। इसमें 5 चीज़ों की स्कोरिंग की जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि अपकार स्कोर क्या है, ठीक है। तो अपकार स्कोर क्या है, इसके से पहले थोड़े से अच्छे से समझ लें कि अपकार स्कोर जन्म के ठीक बाद शिशुओं को दिया जाता है। जो अपकार स्कोर है वो जन्म के ठीक बाद शिशुओं को दिया जाता है या फिर दिया गया एक परीक्षण है जिससे उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। जैसे कि बच्चे की जो श्वास लेने की समस्या है या फिर नहीं है, बच्चे में श्वास लेने की समस्या है या फिर नहीं है, बच्चे का रंग कैसा है, उसके दिल की धड़कन क्या है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अपकार स्कोरिंग द्वारा जन्म के 1 मिनट बाद में और आवश्यकता हो तो 5 मिनट के बाद बच्चे के स्वास्थ्य का संख्यात्मक दृष्टि से मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग करने की पद्धति का मानवीकरण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? बच्चे का रंग कैसा है, बच्चे की श्वास दर क्या है, ठीक है, बच्चे के दिल की धड़कन कैसी है, ठीक है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। यही अपकार स्कोर में देखा जाता है।
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा। सेरेब्रल मलेरिया इज काज्ड बाय, प्रमस्तिष्की मलेरिया के कारण होता है। राइट आंसर बताएं क्या होगा। प्रमस्तिष्की मलेरिया के कारण क्या होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका। राइट आंसर बताएं। प्रमस्तिष्की मलेरिया के कारण क्या होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम ये हो जाता है, प्रमस्तिष्की मलेरिया के कारण प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम हो जाता है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें। मलेरिया प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी से फैलता है, अभी आपने पढ़ा भी है ऊपर। इस गण के 4 सदस्य मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल तथा प्लाज्मोडियम मलेरिया। इनमें से सर्वाधिक खतरनाक पी फैल्सिपेरम माना जाता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है ये पी फैल्सिपेरम माना जाता है, जिससे प्रमस्तिष्की यानी कि सेरेब्रल मलेरिया होता है।